भूपेंद्र बख्शी हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा? दिलीप ने अनुराग को ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए मजबूर किया था, पर क्यों? रतनपाली भूपेंद्र बख्शी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अब ये तो मुझे भी नहीं पता, पर सुना है कि जब अनुराग मतलब अपने लेखक बाबू ग्रेवयार्ड कोठी में गए थे तो किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। बात तो यहां तक आ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे पर हाथ तक उठा दिया था। भूपेंद्र बख्शी अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है रतन? हाँ भूपेंद्र, तुझे नहीं मालूम होगा, उस वक्त तू गांव से बाहर गया था ना, जब ये सब हो रहा था। तू तो तब लौटा था जब अनुराग ने ग्रेवयार्ड कोठी में रहना शुरू कर दिया था। भूपेंद्र बख्शी रतनपाली की बातों से सहमत होते हुए कहता है, हाँ मुझे भी याद है, हम दोनों ने इसका विरोध भी किया था कि अनुराग को उस ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं रहना चाहिए, पर इस दिलीप ने सारा मामला ठंडा कर दिया था। अपने पैसों के आगे सबकी आवाज दबा दी। पर जितना मुझे लगता है ये दिलीप ही अपने छोटे भाई अनुराग का कातिल है। रतनपाली अकड़ते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, ना ही ये अपने छोटे भाई अनुराग से झगड़ा करता और ना ही वो ग्रेवयार्ड कोठी में रहने जाता और ना ही उसकी मौत होती। सब इस दिलीप का ही किया धरा है। रतनपाली और भूपेंद्र बख्शी आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनकी नजर स्टेज की सीढ़ियों पर पड़ती है और वो देखते हैं कि उनके सामने से दिलीप लंगड़ाते हुए चला आ रहा था। उसके पैर में सफेद पट्टी बंधी हुई थी। दिलीप के पीछे पीछे उसका साला सुदेश और उसका नौकर बल्लू काका चल रहे थे। दिलीप को लंगड़ाते हुए चलते हुए देखकर भूपेंद्र बख्शी अपनी भवें ऊपर नीचे करते हुए कहता है, अरे इस दिलीप के पैर को क्या हो गया? ये लंगड़ाते हुए क्यों चल रहा है? रतनपाली मुंह बनाते हुए कहता है, पता नहीं क्या हुआ, जरूर इसने कुछ कर्म कांड किया होगा, उसी की सजा मिली है इसे। भूपेंद्र और रतन आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी स्टेज पर दिलीप आ जाता है। उसको देखकर दोनों की बोलती बंद हो जाती है। दिलीप उन दोनों के पास जाते हुए कहता है, क्या खुसफुसा रहे हो तुम दोनों, और मुझे देखते ही चुप क्यों हो गए? आखिर बात क्या है? भूपेंद्र बख्शी चापलूसी करते हुए हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं दिलीप जी, बस हम इसी बारे में बातें कर रहे थे कि आपको ये चोट कैसे लग गई। बड़ी गहरी चोट लगती है। रतनपाली भी भूपेंद्र बख्शी का साथ देते हुए कहता है, हाँ दिलीप जी, सही कहा भूपेंद्र ने, हम दोनों इसी बारे में बातें कर रहे थे, बहुत दर्द हो रहा होगा। दिलीप गुस्से से कहता है, अगर मैं यहां पर नहीं आता तो त्योहार की शुरुआत कैसे होती? तुम दोनों करते क्या? और रतन, तू मेरे दर्द के बारे में ज्यादा मत सोच, मुझसे ज्यादा तो तुझे दर्द हो रहा होगा ना अपने बेटे को खोने का। बेटा खोने का गम इस दुनिया का सबसे बड़ा गम होता है। दिलीप की बात सुनकर रतन गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। भूपेंद्र समझ जाता है कि दिलीप बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है। वो उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था, पर भूपेंद्र जानना चाहता था कि आखिर दिलीप को पैर में चोट कैसे लगी थी। इसलिए वो दिलीप पर दबाव बनाते हुए पूछता है, आपने बताया नहीं दिलीप जी, आपको ये चोट कैसे लगी? दिलीप झूठ बोलते हुए कहता है, अरे ये चोट, ये तो बाथरूम में पैर फिसल गया था तो वहीं पर लग गई। पर ये सब छोड़ो, चोट का क्या है, वो तो लगती रहती है। जिस काम के लिए आए हैं वो शुरू करते हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। दिलीप स्टेज पर से गांव वालों को भाषण देना शुरू कर देता है। भाषण देते वक्त ही वहां पर युग और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। भाषण देने के बाद दिलीप अपने हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम करने लग जाता है। युग दिलीप को देखते हुए अभिमन्यु से पूछता है, ये सूरज के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ये क्या आप सूर्य नमस्कार करने वाले हैं? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देता है, अरे नहीं युग, तेरे बड़े पापा सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि मिस्सी सालजोंग को धन्यवाद दे रहे हैं। युग मुंह बनाते हुए कहता है, ये मिस्सी सालजोंग क्या होता है? अभिमन्यु कहता है, मेघालय में सूरज को सालजोंग कहा जाता है और तेरे बड़े पापा सूर्यदेव को मिट्टी की उर्वरता और समृद्ध फसल के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, समझा? अच्छा। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ तुझे पता है हमारे गांव में तेरे बड़े पापा यानी दिलीप अंकल को स्थानीय रूप से नोकमा के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो ताजा पीसा बियर, पकाया हुआ चावल और सब्जियों के साथ पूजा करते हैं, जो भगवान को अर्पित किया जाता है। आज के दिन मतलब वांगला त्योहार के पहले दिन को रागुला कहा जाता है, जो मुखिया यानी तुम्हारे घर के अंदर होता है। कल के दिन को कक्कट के नाम से जाना जाता है। युग एक्साइटेड होते हुए पूछता है, अरे तू ये सब छोड़ और ये बता ना, डांस कब होंगे? अभिमन्यु जवाब देता उससे पहले ही कायर नाराजगी के साथ कहता है, वो तो शाम को शुरू होंगे यार। युग भी उदासी के साथ कहता है, क्या कहा? शाम को? अभिमन्यु कहता है, हाँ यार शाम को, वो महाभोज का आयोजन 12 बजे से हो जाएगा ना,
इसलिए डांस शाम को रखे गए हैं, वरना हमेशा तो दिन में ही डांस स्टार्ट हो जाते हैं। खाने के नाम से कछुए के मुंह में पानी आ जाता है और वो खुश होते हुए कहता है, ये तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। बढ़िया है, इसी बहाने आज मैं 2 बार खाना खा लूंगा, वो भी मुफ्त का। कायर कछुए की टांग खींचते हुए कहता है, कछुए, तुझे खाने के सिवा आता ही क्या है? इतना खाता है फिर भी देखो अभी तक मोटा नहीं हुआ। होगा कैसे, फ्री का जो खाता है। अपने पैसों का खाता तो अभी तक मोटा हो जाता। अभिमन्यु भी कायर का साथ देते हुए कहता है, ये कायर ठीक बोल रहा है कछुए, कभी कभी अपने पैसे भी खर्च कर दिया कर, हमेशा हम पर ही डिपेंड मत रहा कर। युग और उसके दोस्त आपस में तो बातें कर रहे थे, पर युग उनकी बातों में अब जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। युग उदास हो गया था, वो थोड़ा नाराज लग रहा था। ये बात अभिमन्यु नोटिस कर लेता है और अगले ही पल उससे पूछता है, क्या हुआ, ये तेरा चेहरा क्यों लटक गया अचानक से? अभी तक तो बांग्ला त्योहार में आने के लिए बहुत एक्साइटेड था, फिर एकदम से क्या हो गया? युग जवाब देने के बिल्कुल मूड में नहीं था, इसलिए वो उखड़े लहजे में कहता है, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अभिमन्यु समझ जाता है कि युग कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो फिर पूछता है, ऐसे ही तो नहीं, बताना क्या हुआ? युग मायूसी के साथ कहता है, यार मैं सुबह सुबह डांस करने के लिए इतने अच्छे से तैयार होकर आया और अब पता चल रहा है कि डांस शाम को होने वाले हैं। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तू इसलिए मायूस है, पर इसमें मायूस होने वाली क्या बात है? ये तो और भी अच्छी बात है ना, अब तुम दोनों भी सौदाइन का पता लगाने में हमारी मदद कर सकते हो। कछुआ युग की टांग खींचते हुए कहता है, युग इसलिए मायूस नहीं है क्योंकि डांस शाम को होंगे, वो तो इसलिए नाराज है क्योंकि वो यामिनी से रात में मिल पाएगा। उसे यामिनी से मिलने की जल्दी थी, उसे लगा था यामिनी उसे सुबह सुबह मिल जाएगी। युग अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है कछुए, मैं तो बस उसे तुमसे जल्दी मिलाना चाहता था ताकि वो तुम्हारी भी दोस्त बन जाए। कायर कहता है, हाँ यार, दोस्त तो हम भी उसे बनाना चाहते हैं। तो ये बता, यामिनी शाम को आएगी तो ना? युग कायर को भरोसा दिलाते हुए कहता है, हाँ यार जरूर आएगी, उसने मुझसे वादा किया है। युग और उसके दोस्त जितने समय से बातें कर रहे थे उतने समय में ही रतनपाली और भूपेंद्र बख्शी ने भी भाषण दे दिया था और बांग्ला त्योहार शुरू हो जाता है। सुदेश अपने हाथ में माइक लेकर एक अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, इस साल गांव के मेले में महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। सुदेश जैसे ही ये बात बोलता है, मेले में उपस्थित सभी महिलाएं सुदेश की बात को गौर से सुनने लग जाती हैं। सुदेश माइक में बोलता है, हमारे रौंकामुचा गांव का एक लड़का है जिसका नाम कछुआ है। स्टेज से कुछ ही दूरी पर खड़ा कछुआ हैरानी के साथ अपने दोस्तों से पूछता है, ये क्या हो रहा है? ये सुदेश अंकल मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? अभिमन्यु अपनी हंसी छुपाते हुए कहता है, तू बस अब देखते जा, तुझे खुद अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा कि सुदेश अंकल तेरा नाम क्यों ले रहे हैं। सुदेश अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, कछुए को तो आप सभी जानते ही होंगे। कछुआ हमारे गांव का नमूना जो ठहरा। अरे वही दुबला पतला सा लड़का जो अपने नाम की तरह ही सब काम स्लो करता है, हमेशा बनियान पहने रहता है, आज शायद कुछ और पहना हो, अपनी ऊट पटांग हरकतों से सारे गांव को परेशान करके रखता है। कछुआ मुंह फुलाते हुए युग से कहता है, यार युग, ये तेरे मामा जी मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई? युग, कायर और अभिमन्यु कुछ जवाब नहीं देते हैं। वो तीनों बस अपने दोनों हाथ से अपना मुंह बंद करके हंसे जा रहे थे। सुदेश कहता है, कछुए ने एक मन्नत मांगी है। कछुआ फिर कहता है, मैंने ऐसी कौन सी मन्नत मांग ली जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता है? युग, अभिमन्यु फिर कुछ जवाब नहीं देते हैं, बस हंसते रहते हैं। सुदेश अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, हमारे कछुए ने एक मन्नत मांगी है और वो ये है कि उसकी शादी नहीं हो रही है। ऊपर वाला उसकी पुकार सुन ले, इसलिए उसने आज के शुभ अवसर पर यानी बांग्ला त्योहार के दिन सभी महिलाओं को पैरों में फ्री मेहंदी लगाने का कार्यक्रम रखा है। स्टॉल नंबर 10 पर सभी महिलाएं स्टॉल नंबर 10 पर इसका लुत्फ उठा सकती हैं और फ्री में मेहंदी लगवा सकती हैं। कछुआ गुस्से से कहता है, अब इस सालों ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने ऐसी कब मन्नत मांग ली? अभिमन्यु, ये तू क्या बोल के आया सुदेश अंकल से? अभिमन्यु यहाँ वहां देखते हुए कहता है, यार मैं क्या करता, मेरे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। जब मैंने सुदेश अंकल को बताया कि मुझे मेले में स्टॉल लगाना है जिससे हम फ्री में महिलाओं के पैर में मेहंदी लगाएंगे, तो पूछने लगे ऐसा क्यों, किस खुशी में? तो मैं ये तो नहीं बोल सकता था ना कि सौदाइन का पता लगाना है, उनके पैर के अंगूठे का नाखून नहीं होता है। उस वक्त मुझे तेरा ही ख्याल आया, और तू ही तो वर्चस्विनी जी से शादी करने की बातें करता रहता है ना, तो बस जो आइडिया मेरे दिमाग में आया वो मैंने बोल दिया और वो काम भी कर गया। तू ही देख कितने अच्छे से समझाया युग के मामा ने सबको तेरी मन्नत के बारे में। कछुआ गुस्से से कहता है,
तेरी इस मन्नत की तो। साले अच्छा हुआ मेरे घर वाले मेले में नहीं आए, वरना पता नहीं मेरा क्या हाल करते। युग बिचकते हुए कहता है, क्या कहा? तेरे घर वाले मेले में नहीं आए? पर क्यों? बांग्ला त्योहार में तो घर के सभी लोगों का आना कंपलसरी होता है ना। युग का सवाल सुनकर कछुआ अपने माथे पर हाथ रखता है, जैसे वो अपने ही जाल में फंस गया हो। वो कुछ जवाब नहीं देता है। युग कछुए पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, अरे बोल, चुप क्यों है? जवाब दे मेरे सवाल का। कछुआ हिचकिचाते हुए जैसे कोई जैसे कोई सा बहाना सोच रहा हो कहता है, वो क्या है ना, तुम्हें तो पता ही है दादी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए माँ उन्हीं के पास है उनकी देख रेख करने के लिए, और पापा तो बाहर के गांव गए हैं। इस बार अभिमन्यु कछुए पर शक करते हुए पूछता है, बाहर गए हैं पर क्यों? कछुआ झट से जवाब देता है, जैसे उसके पास इस सवाल का पहले से ही जवाब मौजूद हो। अरे पर्सनल काम से, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। तुझे तो पता ही है पापा मुझे इतना निकम्मा समझते हैं कि कुछ बताते ही नहीं है। कायर कछुए के मजे लेते हुए कहता है, इसमें समझने की क्या बात है, वो तो तू है ही। युग वहां से जाते हुए कहता है, अब स्टॉल के पास चलोगे या यहीं बातें करते रहोगे? जितना मुझे लगता है अब तक तो हमारे स्टॉल पर लड़कियों की भीड़ लग भी गई होगी। कछुआ युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ जल्दी चल यार, गांव की सारी लड़कियां जमा हो गई होंगी और हो सकता है मेरी वर्चू भी आ जाए। मैं पहले कह देता हूँ, अपनी वर्चू को तो मैं ही मेहंदी लगाऊंगा, कोई हम दोनों के बीच मत आना। कायर भी युग के पीछे पीछे जाते हुए कहता है, हाँ हाँ लगा लेना, पहले स्टॉल पर तो चल। अभिमन्यु अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलो अब लगाते हैं पता सौदाइन का। मेले में कई दुकानें लगी थी जहां पर मेघालय की पारंपरिक पोशाकें, पारंपरिक चीजें तो खाने के स्टॉल लगे हुए थे। वहां पर कई सारे झूले और बच्चों के लिए खिलौने के स्टॉल भी लगे थे। उन्हीं स्टॉल्स के बीच में से एक स्टॉल युग और उसके दोस्तों ने लगाया था, जहां पर वो लोग औरतों के हाथ पैरों में छापने वाली मेहंदी लगा रहे थे, जिससे मेहंदी जल्दी भी लग जाए और उनका टाइम भी वेस्ट ना हो। सुबह से दोपहर हो गई थी, पर अभी तक उनके स्टॉल पर एक भी औरत या लड़की ऐसी नहीं आई जिसके पैर के अंगूठे का नाखून ना हो। चारों ही औरतों के पैरों पर मेहंदी छापते छापते थक गए थे। कायर एक औरत के पैर में मेहंदी छापते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, अब तो मेरे हाथ दुखने लग गए हैं, तुझे लगता है ये काम करेगा? पर वो अभिमन्यु भी एक दूसरी औरत के पैर में मेहंदी लगाते हुए कहता है, हाँ करेगा, बस कर्म करते जा बेटा, फल की चिंता मत कर। महाभारत में श्री कृष्ण ने यही कहा था। कछुआ अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहता है, सही है, वहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था और अब तू अभिमन्यु हमें यहाँ पर दे। युग और उसके दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर अमोदिता आ जाती है और खुश होते हुए कहती है, अरे युग जी, आप यहाँ पर सबको मेहंदी लगा रहे हैं, मुझे भी लगा दीजिए ना। युग अमोदिता के पैर की तरफ देखते हुए कहता है, जिस पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, अरे अमोदिता तुम, अब तुम्हारा पैर कैसा है? अमोदिता अपने आसपास देखते हुए कहती है, अब मेरा पैर बिल्कुल ठीक है युग जी, वो तो घर पर काम न करना पड़े इसीलिए अभी तक पट्टी नहीं उतारी। आप मुझे भी मेहंदी लगा देंगे क्या? हाँ क्यों नहीं। युग अमोदिता के हाथ में मेहंदी लगाने लग जाता है। हाथ में मेहंदी लगाने के बाद युग अमोदिता से पूछता है, अमोदिता तुम्हें पैरों में मेहंदी नहीं लगानी क्या? अमोदिता शर्माते हुए कहती है, लगा दीजिए ना युग जी, आपके हाथों से तो मैं कहीं भी मेहंदी लगवा लूं। इतना कहकर अमोदिता मेहंदी लगाने के लिए अपने पैर की पट्टी खोलने लग जाती है और युग, अभिमन्यु, कायर, कछुआ चारों की नजर इस वक्त अमोदिता के पैर पर थी। वो देखना चाहते थे कि कहीं अमोदिता ही सौदाइन तो नहीं है। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की